Hello students, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss the most important previous year questions of geography for class 10th social science. These questions are frequently asked in the board exams and are extremely useful if your exam is near. सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी. तो इसका आंसर होगा रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लान्ड और साइंटिफिक यूज करना ताकि हम उनका मिसयूज ना करें और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रख सकें. रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी होती है क्योंकि सबसे पहला रीज़न है रिसोर्स लिमिटेड होती हैं और उनकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है. दूसरा, अगर रिसोर्सेज का ओवर यूज किया गया तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है जिससे जैसे डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन. तीसरा, प्रॉपर रिसोर्सेज प्लानिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है जिससे हमारी प्रेजेंट नीड्स भी पूरी होती रहती हैं और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाता है. एंड लास्ट पॉइंट, रिसोर्स प्लानिंग से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है जिससे हर जगह इक्वली डेवलपमेंट हो पाता है. सेकेंड PYQ है क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. तो इसका आंसर होगा रिसोर्सेज को ऑनरशिप यानी मालिक कौन है इस बेसिस पर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है. पहला, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऑन होते हैं जैसे फार्मर्स की लैंड, हाउस, प्राइवेट वेल्स या फिर पर्सनल व्हीकल्स. सेकेंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज पूरी कम्युनिटी के यूज के लिए होते हैं जैसे पब्लिक पार्क, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पोन्ड्स और विलेज प्लेग्राउंड्स. थर्ड इज नेचुरल रिसोर्सेज. थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज नेशन के अंडर कंट्रोल होते हैं और गवर्नमेंट मैनेज करती है जैसे रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स. एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज किसी एक कंट्री के नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं जैसे ओपन ओशियंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल्स माइल्स और एयर स्पेस. इसी तरह रिसोर्सेज को ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है. थर्ड PYQ है नेम द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन है. सो इसका आंसर होगा इंडियन एग्रीकल्चर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शॉर्ट और क्लियर पॉइंट्स में समझते हैं. पहला, इंडियन एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब ज़्यादातर काम ह्यूमन लेबर से करवाया जाता है. सेकंड है आपका ये एग्रीकल्चर मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है, इसलिए बारिश कम या ज़्यादा होने से प्रोडक्शन डायरेक्टली इफेक्ट होता है. थर्ड वन इज आज भी कई एरियाज में ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे वुडन प्लफ और ओल्ड टेक्निक्स. एंड लास्टली, इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन का लिवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट PYQ है डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. इसका आंसर होगा सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए करता है. इसमें छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं और ट्रेडिशनल टूल्स और मेथड्स इस्तेमाल करे जाते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी कम होता है यहाँ पर. ऑन दी अदर हैंड कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम होता है क्रॉप्स को मार्केट में सेल करना. इसमें बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, मॉडर्न मशीन्स होती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, साथ ही फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का यूज़ भी होता है. नेक्स्ट PYQ है व्हाट इज अ मिनरल, नेम 2 टाइप्स ऑफ मिनरल. सो द आंसर वुड बी मिनरल एक नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस होता है जो नेचर में खुद से मिलता है और जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है. मिनरल्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. मेटेलिक मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड जो मेटल्स प्रोवाइड करते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कोल, लाइमस्टोन, माइका जो मेटल्स नहीं प्रोवाइड करते. एग्जाम में आंसर लिखते समय ध्यान रखना सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स और टाइप्स के 1-2 एग्जाम्पल जरूर लिखना ताकि फुल 3 मार्क्स आपको मिल सके. 6th नंबर का क्वेश्चन है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इम्पॉर्टेंट. सो मिनरल्स का कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. इन्हें बनने में काफ़ी समय लग जाता है लेकिन हम इन्हें बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं. ज़्यादा माइनिंग से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी होता है, इसलिए मिनरल्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल हो सके.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करती है। मतलब इन इंडस्ट्रीज का बेस फार्मिंग और क्रॉप्स होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन का यूज करती है, शुगर इंडस्ट्री शुगर केन पर बेस्ड होती है। और इसलिए जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का यूज करती है उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये आंसर बोर्ड्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट और स्कोरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज नेशनल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को स्ट्रांग बनाती हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्रीज जीडीपी को इंक्रीज करती हैं। जब फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में लैक ऑफ पीपल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलती हैं। थर्ड इज इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए रोड्स, पावर सप्लाई, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन फैक्ट्रीज डेवलप होती हैं जो पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट करती है। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस रिड्यूस करती है। लोगों को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिससे प्रेशर कम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एंड लास्टली इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करती हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं और देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन देती हैं। एग्जाम के लिए याद रखिएगा बोर्ड आंसर में हेडिंग्स प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखो और कीवर्ड्स जैसे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स अंडरलाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला रीज़न है उसका, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं जिससे नेचर का बैलेंस बना रहता है। दूसरा, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का नेचुरल होम होता है जहां एनिमल्स और बर्ड्स सेफली रह सकते हैं। तीसरा, फॉरेस्ट हमें टिम्बर, फ्यूल वुड और मेडिकल प्लांट्स जैसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन में मदद करता है और फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। फाइनली, फॉरेस्ट क्लाइमेट और रेनफॉल को रेगुलेट करते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में फॉरेस्ट को क्लाइमेट और वेजिटेशन के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं और साल भर ग्रीन रहते हैं। दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट जहां ट्रीज ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स कम रेनफॉल वाले एरियाज में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट पहाड़ी और माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं। एंड लास्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कोस्टल एरियाज में खासकर रिवर डेल्टाज में पाए जाते हैं। ये सब फॉरेस्ट इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोजेक्ट टाइगर एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो द आंसर वुड बी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे एंडेंजर्ड स्पेशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आजकल एनिमल एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं इसीलिए उनका प्रोटेक्शन नेसेसरी हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट और इंक्रीज करना। इस प्रोजेक्ट के अंडर टाइगर्स को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जहां वो सेफली रह सकें। साथ ही पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जाता है ताकि टाइगर्स का सर्वाइवल इंश्योर हो सके। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंजर्व किया जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और नेचुरल बैलेंस को बनाए रखते हैं। यहाँ रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज प्रमोट किया जाता है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व्स रिसर्च और एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, जिसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स
जो एक ही रिवर से मल्टीपल काम करते हैं। सबसे पहले ये इरिगेशन में हेल्प करते हैं जिससे एग्रीकल्चर इंप्रूव होती है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है जो एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, स्पेशली रेनी सीजन में। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर सप्लाई प्रोवाइड होती है। एंड फाइनली, टूरिज्म और फिशरीज को प्रमोट किया जाता है जिससे लोकल इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जब सबसे बड़ा इशू है लोकल पीपल का डिस्प्लेसमेंट, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। दूसरा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का लॉस हो जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ये प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जैसे सॉइल इरोजन और वाटर पॉल्यूशन। कई बार सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं वाटर शेयरिंग और रिहैबिलिटेशन को लेकर। और आखिरी में नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स इफेक्ट होता है जिससे रिवर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसलिए मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स यूजफुल होते हुए भी एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। And this is the last question, which is what is rainwater harvesting? Why is it important? Rainwater harvesting का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट और स्टोर करना ताकि फ्यूचर में उसे यूज़ किया जा सके। इस प्रोसेस में हम रूफटॉप, ओपन एरियाज या स्पेशली बनाए गए टैंक्स के थ्रू रेन वाटर को जमा करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर स्कार्सिटी को कम करता है और ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है। ड्राई और ड्रॉट प्रोन एरियाज में ये मेथड बहुत यूजफुल होता है। इससे रिवर्स और वेल्स पर डिपेंडेंस कम होती है और ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक है जो पानी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। ज्योग्राफी आंसर्स को आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। हेडिंग्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। मैप को सही तरीके से ड्रॉ करना है और केस बेस्ड क्वेश्चंस को केयरफुली रिवाइज करना। So this was all about for today. See you in the next video. Thank you.